आज एबीपी स्पेशल में हैं सज्जन कुमार। सज्जन कुमार के लिए आज बड़ा अहम दिन था। एक केस में फैसला आना था। 1984 के दंगों के एक केस में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में आज फैसला आना था। आया 29 साल बाद फैसला आया और सज्जन कुमार बरी हो गए। लेकिन पीड़ित परिवार जो वहां पर मौजूद थे, उनके समर्थक वहां पर मौजूद थे, उन्होंने हंगामा कर दिया, जज तक पर जूता उछाल दिया। उन्नीस 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत से मिल गई है बड़ी राहत। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट में हुए हत्याकांड के मामले में बरी कर दिया है। देखो, आज के फैसले के बाद मैं टूट गई हूँ, बिल्कुल टूट गई हूँ। मैं तो वहीं बैठ गई थी। मैं ये चाह रही थी कि सज्जन कुमार को आपने बरी कर दिया तो मुझे सजाए मौत दो। फैसला आते ही दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत के परिसर में अफरा तफरी मच गई। दंगा पीड़ित परिवार के लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई, नारेबाजी होने लगी, लेकिन पुलिस तैयार थी। सब कुछ काबू में रहा, सिर्फ एक वाकये को छोड़कर। अदालत ने जैसे ही इस मामले में अपना फैसला सुनाया, अदालत में मौजूद करनैल सिंह नाम का एक शख्स जो कि पीड़ित परिवार से संबंधित था, उसने पहले सज्जन कुमार के ऊपर हमला करने की कोशिश की। जब वो इसमें नाकाम साबित हुआ तो उसने अपना जूता निकालकर जज की तरफ उछाल दिया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसको तुरंत ही हिरासत में ले लिया। उसका ये कहना है कि मैंने जो जूता था वो जज साहब को मारने के लिए नहीं मारा था, मैंने वो जूता जानबूझ के साइड से मारा था ताकि मैं जुडिशियल सिस्टम को ये जूता मार रहा हूँ जिसने अभी तक सिखों को इंसाफ नहीं दिया। और मेरी जो मंशा थी वो अपना रिजेंटमेंट शो करने की थी और इसके लिए मुझे जो भी सजा मिले मैं उसको सहने को तैयार हूँ। कोर्ट ने कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया, जबकि 5 अन्य आरोपियों को दोषी करार दे दिया। उन्हें 6 मई को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने इस मामले में करीबन 1.5 मिनट तक अपना फैसला सुनाया। सबसे पहले उन 5 आरोपियों का जिक्र किया जो सज्जन कुमार के सह आरोपी थे। अदालत ने उनको दोषी करार देते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद बारी थी कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की। अदालत ने अपने फैसले में सिर्फ इतना ही कहा कि सज्जन कुमार को बरी किया जा रहा है। अदालत का फैसला सुनते ही सज्जन कुमार की आंखों में आंसू छलक आए। आरोप है कि दिल्ली में 1984 के सिख दंगों के दौरान सज्जन कुमार ने कई इलाकों में घूम घूम कर लोगों को उकसाया। दिल्ली कैंट में 5 लोगों की हत्या हुई थी। सज्जन कुमार की ओर से अदालत में एक सीडी भी पेश की गई। ये वो सीडी थी जिसमें सज्जन कुमार 1 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी के शव के पास में बैठे हुए थे। सज्जन कुमार की ओर से दलील दी गई कि जब सज्जन कुमार उस दौरान इंदिरा गांधी के शव के पास बैठे थे तो वो दिल्ली भर में घूम घूम कर लोगों को भड़का कैसे सकते थे। ये मामला दिल्ली कैंट के पास बसे राजनगर का है, जहां पर 1 और 2 नवंबर 1984 को 5 लोगों का कत्ल कर दिया गया था। जिन 5 लोगों की हत्या की गई थी उनका नाम था कहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह। यहीं पे इसके आसपास ये कत्लेआम हुआ था। 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि उन्होंने सज्जन कुमार को इस इलाके में देखा था, भड़काऊ भाषण देते हुए, लोगों को उकसाते हुए देखा था और उन्हीं की गवाही के आधार पर जो है केस चल रहा था। लेकिन आज दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। नानावटी आयोग की सिफारिश पर सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी। केस की सुनवाई के दौरान 3 चश्मदीद गवाहों ने सज्जन कुमार की शिनाख्त भी की थी और 6 पुलिस अफसरों ने सज्जन के पक्ष में गवाही दी। अदालत में सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार के पक्ष में आए दिल्ली पुलिस के कुछ अफसर और जवान भी। दिल्ली पुलिस के अफसर और जवानों ने अदालत के सामने बयान देते हुए कहा कि जिस दौरान ये दंगे हुए उस दौरान सज्जन कुमार को लेकर कोई भी शिकायत सामने नहीं आई थी, बल्कि शिकायतें आई भी तो उसके कई सालों बाद जाकर के। इतना ही नहीं, जिस दौरान ये दंगे हुए उस दौरान सज्जन कुमार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भड़काऊ भाषण देते हुए भी नहीं पाए गए, तो आखिर उनके खिलाफ मामला कैसे दर्ज किया जाता।
सज्जन कुमार मीडिया से बचते फिर रहे हैं। इस समय मैं खड़ी हूं उनके ताल कटोरा रोड में 9 नंबर जो उनका आवास है वहां पर मैं खड़ी हूं। उसके पिछले गेट पर मैं खड़ी हूं। वो यहां पर अपने घर में आए थे और लेकिन मीडिया से छुपते हुए वो पिछले गेट की तरफ से उन्होंने एंट्री ली थी और कारण समझ में नहीं आता कि सज्जन कुमार मीडिया से क्यों बचते फिर रहे हैं, जबकि कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनको आरोपों से बरी कर दिया है। सज्जन कुमार एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं, मीडिया के तमाम तीखे तल्ख सवालों के जवाब दे सकें। शायद इसके लिए अभी वे तैयार नहीं हो पा रहे हैं। एविडेंस जो था वो सज्जन कुमार के खिलाफ ज्यादा था। अगर ज्यादा नहीं था तो कम से कम सबके ऊपर बराबर था। उसको कैसे बरी कर दिया अदालत में। हम डेफिनेटली हाई कोर्ट भी जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम उनको सजा दिला के रहेंगे। जो कांग्रेस पार्टी है जो इस समय सत्ता पे काबिज है दिल्ली में, वो अपने मंसूबों में कामयाब हुई है। 28 साल से ये सज्जन कुमार को, जगदीश टाइटलर को, HKL भगत को बचाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार ने पूरी कोशिश की बचाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर सज्जन कुमार फंसता है तो सज्जन कुमार ने बता देना है कि किसके हुक्म से ये 84 राइट्स हुए। लोअर कोर्ट ने किया, हायर कोर्ट में अपील होगी, इसलिए अभी भी इंसाफ की उम्मीद बची हुई है। लेकिन हम इसमें जरूर ये चाहेंगे कि जिस तरह गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT का गठन किया था, तो 2 दंगों में अलग अलग वो क्यों? अगर यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT का गठन करे तो इंसाफ ज्यादा मिल सकता है, ऐसा लगेगा। हालांकि सज्जन कुमार के खिलाफ अभी भी दिल्ली के सुल्तानपुरी में हुए हत्याकांड का एक मामला लंबित है, लेकिन उस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है और हाई कोर्ट में उस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। 84 में हुए सिख दंगों के एक मामले में सज्जन कुमार को कोर्ट की तरफ से बरी किए जाने के बाद सिख समुदाय में भारी नाराजगी है। वो सड़क पर आगजनी करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल पुलिस भी पहुंची है और यहाँ पर सुरक्षा के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। उसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा थमने का नहीं नाम ले रहा है। आपसे जानना चाहता हूँ, कोर्ट ने फैसला दिया है, कोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे? कोर्ट के फैसले पर नाराजगी है। कोर्ट पे फैसला में न्याय उम्मीद थी पर हमें न्याय नहीं मिला। कोर्ट ये जो सरकार, ये सरकार भी कांग्रेस की है और ये CBI भी कांग्रेस के उधर आती है, दिल्ली पुलिस भी कांग्रेस की है। हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, ये कांग्रेस की सरकार है। पुलिस कहाँ थी जब हमारे आदमी मारे गए थे? अब पुलिस कैसी आ गई है पे? अब इनको कैसे टाइम दे दिया सरकार ने कि तुम जाके विद्वान को रोको? सज्जन कुमार को बरी किया गया है और भी कई नहीं चाहिए। फांसी दो सज्जन कुमार को, फांसी दो। हाय 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 सज्जन कुमार, हाय सज्जन कुमार, हाय। एक वक्त में सज्जन कुमार दिल्ली के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार किए जाते थे। 1977 में जब पूरे देश में जनता पार्टी की लहर थी, उस वक्त में दिल्ली में कांग्रेस का झंडा बुलंद कर पार्षद बने थे सज्जन कुमार। बाहरी दिल्ली के किसानों में जबरदस्त पैठ रखने वाले सज्जन कुमार का नाम 1984 के दिल्ली दंगों में उछला। सिख संगठन लगातार सज्जन कुमार पर निशाना बनाते रहे। नतीजा ये हुआ कि सज्जन कुमार खुद कांग्रेस पार्टी में किनारे कर दिए गए। 2012 में CBI ने मामले की जांच शुरू की तो सज्जन कुमार के अलावा 5 और लोग आरोपी बनाए गए। लेकिन अब सज्जन कुमार इस मामले में बरी हो गए हैं। लेकिन इसके बाद भी ये कह पाना मुश्किल है कि सज्जन कुमार की राजनीति की राह आसान रहने वाली है। अभी सिख संगठन इस मामले को ऊपरी कोर्ट में ले जाने की तैयारी में है, यानी सज्जन के लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। ABP लाइव में आप देख रहे हैं ABP स्पेशल, और ABP स्पेशल में आज हमारी दूसरी शख्सियत हैं सुषमा स्वराज, जिन्होंने आज साधा निशाना सीधा सोनिया गांधी पर। देखिए क्यों और कैसे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आरोप लगाना चाहती हूँ कि UPA की चेयरपर्सन और कांग्रेस की अध्यक्षा हिंदुस्तान की संसदीय परंपराओं में तनिक भी विश्वास नहीं करती। सुषमा जी, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज सोनिया गांधी पर ये सनसनीखेज आरोप लगा रही हैं।
लोकसभा में बोलते वक्त सत्ताधारी दल के सांसदों के हंगामे के बाद सुषमा ने ये आरोप लगाए हैं। मुझे बोलते हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि कांग्रेस अध्यक्षा खुद हरकत में आ गईं। उन्होंने अपने अगल बगल बैठे हुए मंत्रियों से विचार विमर्श किया और उन्हें उकसाया, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए उकसाया और उनसे संकेत पाते ही मंत्री खड़े हो गए। और सबसे ज्यादा संसदीय कार्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है नेता प्रतिपक्ष के साथ संसद को चलाने की, वो उस रोकने में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। एक दिन पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग में ये तय हुआ था कि सदन में वित्त विधेयक पास करा लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले सुषमा स्वराज देश को ये बताएंगी कि वो सदन क्यों नहीं चलने दे रही। उसके बाद उनकी पार्टी सदन का बहिष्कार करेगी और फिर सभी वित्त विधेयक पास करा लिए जाएंगे। लेकिन आज जब सुषमा स्वराज ने लोकसभा में बोलना शुरू किया तो थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस सांसदों ने हंगामा कर दिया। आखिरकार सुषमा की बात खत्म नहीं हो पाई और बीजेपी सांसद संसद से बाहर चले गए। मैं अपनी बात भी मुकम्मल नहीं कर सकी और अंततः हम लोग सदन से बहिर्गमन कर गए। अब सुषमा स्वराज का आरोप है कि संसद बीजेपी की वजह से नहीं बल्कि सोनिया गांधी की वजह से नहीं चल रही। आज ये तय हो गया कि ऑल पार्टी मीटिंग में चाहे जो चर्चा हो, सदन में वही होगा जो सोनिया गांधी चाहेंगी। सोनिया पर आरोप लगाते हुए सुषमा यही नहीं रुकी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएसी से लेकर जेपीसी तक जहां भी हंगामा होता है सबके पीछे सोनिया गांधी ही होती हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के लोग, चाहे वो सरकार में बैठे हैं चाहे सरकार के बाहर, एक एक करके सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को तोड़ रहे हैं। वो सीएजी पर फब्तियां कसते हैं, पीएसी में हुड़दंग करते हैं, वो जेपीसी में पक्षपात करते हैं, वो सीबीआई पर दबाव बनाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करते हैं और संसद में प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। सोनिया पर हुए तीखे हमले के बाद कांग्रेस इसे सुषमा का बहाना बता रही है। अगर हम ये कहेंगे उनके बारे में तो क्या होगा? ये तो पहले भी सुषमा जी ने कहा कि मैं अपने बाल मुंडवा लूंगी। अगर सोनिया जी आए और ये सब साबित हो गया कि देश ने कहा हाँ मगर मैडम ने कहा ना, तो ये तरीके होते नहीं है। एक डेमोक्रेसी में हमें बात करनी है, वी हैव टू फंक्शन। अगर हम बहाना ढूंढ रहे हैं कि कुछ और करें और कुछ और तरीके से हम पार्लियामेंट को बॉयकॉट करें और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करें, तो कुछ और बहाना ढूंढ लें। उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदाराना अल्फाजों का इस्तेमाल किया। इससे कोई और गलत और निंदनीय बात नहीं हो सकती। सारी संसदीय परंपराओं को राजनीति की बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। सुषमा और सोनिया का बैर कोई 10 साल पुराना है। 2004 में जब सोनिया गांधी के पीएम बनने की चर्चा थी तब सुषमा ने कहा था कि अगर ऐसा हो गया तो वो अपने बाल मुंडवा लेंगी। वक्त बीता, सोनिया पीएम की रेस से बाहर हो गई और सुषमा नेता विपक्ष की कुर्सी तक आ गई। सदन में इन दो शीर्ष नेताओं के बीच तकरार ने राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। सुषमा स्वराज ने ऐलान कर दिया है कि स्पीकर और सरकार की बैठकों में उनकी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या बजट सत्र में अब एक भी दिन काम हो पाएगा? जिस सरकार में बैठे लोगों में 5 मिनट नेता प्रतिपक्ष की बात सुनने का धीरज नहीं है, वो चर्चा कैसे होने देगी? एबीपी लाइव में अब वक्त है न्यूज पॉजिटिव का। जी हाँ, ये सबसे खास खबर होती है एबीपी लाइव की, क्योंकि ये उम्मीद दिखाती है आने वाले कल की। और देखिए आज न्यूज पॉजिटिव में कौन है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अनुपम जलोटे साहब से। बड़ी कंपनी में बड़े पद पर काम करते थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर अब कचरे से बिजली बनाने लगे, खाद बनाने लगे और इतना आगे बढ़ गए उसमें कि अब राजस्थान सरकार को बिजली देने वाले हैं। सब्जी मंडियों से बचे हुए फल और सब्जियां, इसके अलावा होटलों और घरों से बचा हुआ खाना, इसके अलावा गायों और भैंसों का गोबर, ये वो तमाम चीजें हैं जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में कचरा कहा जाता है। लेकिन अगर इसी कचरे से कमाई का कोई जरिया निकल आए तो क्या कहने। लखनऊ के रहने वाले अनुपम जलोटे ने कुछ ऐसा ही काम किया जयपुर के पास सामोद गाँव में। ये है लखनऊ के रहने वाले अनुपम जलोटे, जो कुछ साल पहले तक एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। लेकिन 8 साल के अपने करियर को छोड़कर उन्होंने किया समाज के लिए काम करने का फैसला। बचपन में सिलेबस में एक पोएम थी मैथिली शरण गुप्त की, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, इस जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो।
तो ये एक लाइन का सवाल बहुत सारे लोग ढूंढते हैं कि क्यों हम पैदा हुए हैं, क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के संग। तो हमारी वाइफ ने और हमने काफ़ी इस चीज़ पे सोचा विचारा, तो हमने कहा कि ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी होनी चाहिए जो कि जो चीज़ किसान के पास लोकली अवेलेबल है उससे वो चाहे थोड़ी बनाए बट अपने लिए बिजली बना सके और अपने लिए खाद बना सके। दैट इज व्हाट कॉज्ड अस टू स्टार्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूं सामोद गांव में अनुपम जलोटे के प्रोडक्शन हाउस के आसपास। आप अगर मेरे आगे पीछे नजर दौड़ाएं तो आपको लगेगा कि मैं किसी खाद की फैक्ट्री में हूं। इस गांव में करीब 2.5 एकड़ जमीन से हुई थी काम की शुरुआत, जो अब 8 एकड़ में फैल चुका है। मंडियों से सड़ी हुई फल सब्जियां, केले के पत्ते, गाँव से गोबर और घरेलू कचरा लेकर यहाँ जैविक खाद बनती है और चंद महीनों में बिजली भी बनने लगेगी। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वेस्ट को लेता है, उससे क्लीन एनर्जी बनाता है और क्लीन मैन्योर बनाता है, वातावरण को भी साफ करता है और सोसाइटी को भी अच्छा करता है। अनुपम जलोटे की कंपनी ग्रीन ऑयल एनर्जी साइंस ने 2 साल पहले ही खाद का अपना ब्रांड करिश्मा बाजार में उतारा था, जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है। किसान को कोई पनाह देने वाला नहीं होता है, किसान के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, उसकी एक फसल अगर खराब हुई तो वो तो बहुत चोट खाता है, तो इसलिए वो झूठी तारीफ आपकी कभी नहीं करेगा। अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइनली उसकी उपज बढ़ाता है तो आपसे दोबारा लेगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि जो जना हमसे एक कट्टा ले जाता है, एक बार एक बड़ा बोरा ले जाता है, वो आके फिर 10 और ले जाता है। बिजली के प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है और सितंबर महीने से करीब 400 किलोवाट बिजली का प्लांट भी बन जाएगा, जिसे सरकारी ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। 1 मेगावाट बिजली का प्लांट है ये, तो पहले आधा मेगावाट का प्लांट, फिर 1 मेगावाट का। आप इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स के रेफरेंस में देखें तो एक बड़ा प्लांट जो लगता है वो 4000 मेगावाट का होता है, 2000 मेगावाट का होता है, हमारा 1 मेगावाट का है। पर हमारे प्लांट में एक अच्छी चीज़ होती है कि वो 24 घंटे बिजली जनरेट करता है। सोलर और विंड में ये प्रॉब्लम है कि जब सूर्यदेव होते हैं या जब हवा चल रही होती है तभी वो जनरेट करते हैं, तो उनकी 20% 18% एफिशिएंसी होती है, हमारी 80-85% एफिशिएंसी होती है। अनुपम का सपना सच हो चुका है, लेकिन उनके लिए एक बड़ी और सुरक्षित नौकरी छोड़ना आसान नहीं था। लेकिन उनके परिवार ने देश और समाज के लिए कुछ करने के उनके सपने में साथ दिया। सच तो यह है कि रोज आप 100 बार मरते हैं, रोज आपके दिल में शक आते हैं, पर दूसरा सच ये भी है कि अगर आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आप अंदर से करना चाहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा शक्ति मिल जाती है आपको जूझने की। अगर फैमिली सपोर्ट बहुत एक्सेप्शनली स्ट्रांग नहीं है तो आप कर नहीं पाएंगे ये काम। हमारा तो खैर पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म हैं जो ऐसी बीवी मिली और ऐसी फैमिली मिली, पेरेंट्स की तरफ से, इन लॉज की तरफ से, बड़ी सपोर्टिंग फैमिली। डर बहुत था बट समझाया उन्होंने, हर तरह से क्लियर कर दिया। फिर कैपेबिलिटी पे तो पूरा विश्वास था, प्लस उनकी जो सोच वाज बिल्कुल साफ थी, वो भला करना चाहते थे। साथ में पैसा कमाना तो था लेकिन इंटेंट यही था कि सोसाइटी का सबका भला हो, तो उसमें तो हमारे विचार भी बहुत मिलते थे, तो बिल्कुल उनके साथ हो गए। अनुपम ने अब दिल्ली में अपने घर में ही दफ्तर बना लिया है। अनुपम हर ऐसे शख्स के लिए प्रेरणा बन गए हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं। दिल्ली से प्रफुल्ल श्रीवास्तव के साथ जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।